नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस तैयारी चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जो 5 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर यानी आज तक का पूरा जो करंट अफेयर्स है उसको एमसीक्यू के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। भारत ने किस देश के साथ मेघालय में वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रति का 11वां संस्करण शुरू किया है? ये जो 11वां संस्करण है संप्रति का, ये बांग्लादेश के साथ भारत ने शुरू किया है और 3 अक्टूबर से ये स्टार्ट हुआ था और ये 2 सप्ताह तक चलेगा। तो 2 सप्ताह तक चलेगा ये अभ्यास। और इसमें जो है बेसिकली क्या है कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो एक दूसरे के बीच में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो ये सामरिक अभ्यास एक तरह से दोनों देशों की रक्षा सहयोग को बढ़ाने के साथ गहरे द्विपक्षीय संबंध और संस्कृति को समझने के लिए और साझा अनुभवों को करने के लिए ये सैन्य अभ्यास प्रारंभ किया गया है। 3 अक्टूबर से 2 सप्ताह तक ये चलेगा बांग्लादेश के साथ, और इसमें 350 जवान या सैनिक भाग लेंगे या ले रहे हैं। और जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि 2009 में ये स्टार्ट हुआ था संप्रति संयुक्त सैन्य अभ्यास असम के जोरहाट से, और उसके बाद लगातार 2022 तक ये हुआ है। अभी ये 2023 में 3 अक्टूबर से 2 सप्ताह तक चलेगा ये, और 2022 में इसने 10 संस्करण पूरे किए थे और ये इस समय 11वां संस्करण चल रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ग्लोबल इंडियन अवार्ड, ये अवार्ड जो है 2023 का अवार्ड सुधा मूर्ति जी को मिला है, या इससे सम्मानित किया गया है उनको। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, सुधा मूर्ति एक को फाउंडर रही हैं इन्फोसिस की। और जो सबसे बड़ी बात है कि सुधा मूर्ति को ये जो ग्लोबल इंडियन अवार्ड मिला है, ये हर साल किसी न किसी भारतीय को दिया जाता है, और इसमें यहाँ पर कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा ये प्रदान किया जाता है, कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा। अब ये जो अवार्ड है कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है, और इसके अध्यक्ष जो हैं चेयरमैन कनाडा इंडिया फाउंडेशन के इस समय सतीश ठक्कर हैं। सतीश ठक्कर, इन्होंने ये अवार्ड सुधा मूर्ति जी को प्रदान किया है। इस अवार्ड की कुल धनराशि जो है वो 50,000 यूएसडी है, 50,000 अमेरिकन डॉलर है। और ये एक्चुअल में जो अवार्ड है, इसमें इनको 50,000 यूएसडी पुरस्कृत राशि मिली है, और इन्होंने इसको द फील्ड इंस्टीट्यूट है, द फील्ड इंस्टीट्यूट, इसको ये संबंधित है संस्था टोरंटो यूनिवर्सिटी से, और इस अवार्ड की इस धनराशि को इन्होंने टोरंटो यूनिवर्सिटी के इस द फील्ड इंस्टीट्यूट को दान कर दिया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में और विश्व मंच पर रिप्रेजेंट करने के लिए ये ग्लोबल इंडियन अवार्ड प्रदान किया जाता है। हर साल किसी न किसी भारतीय को ये दिया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। रसायन विज्ञान में 2023 का नोबेल पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया जाएगा? तो एक्चुअली ये पुरस्कार जो है रसायन विज्ञान का, ये टोटल 3 लोग हैं जिनको ये मिला है। एक है मोंगी जी बावेंडी, दूसरे हैं लुइस ई ब्रूस, लुइस ई
ब्रूस, और तीसरे हैं एलेक्सी आई एक्कीमोव। आई एक्कीमोव। इन 3 लोगों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज़ 2023। बेसिकली ये पुरस्कार इनको दिया क्यों गया है, उसके लिए जो इन्होंने आविष्कार किया है, तो क्वांटम डॉट्स, ये क्वांटम डॉट्स जो होते हैं ये नैनो पार्टिकल्स होते हैं, और इन नैनो पार्टिकल्स को किस तरह से इनका आकार जो है 100 नैनो मीटर होता है। 100 nm, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻⁹। तो 100 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर कह सकते हैं। तो ये क्वांटम डॉट्स जो हैं बहुत ही छोटी संरचना है, और ये एक जगह से प्रकाश के रंग का निर्धारण करता है। जब क्वांटम डॉट्स का आकार जो है वो उत्सर्जित होता है, तो वो जो उत्सर्जित प्रकाश है वो इनका जो नैनो पार्टिकल्स हैं इनका रंग को जो है वो चेंज करता है। छोटे डॉट्स जो हैं वो ब्लू लाइट वो इमिट करते हैं, ब्लू लाइट इमिशन होता है उनसे, और उसके बाद में जैसे जैसे बड़े डॉट्स की तरफ जाते हैं तो वो पीले और उसके बाद लाल रंग हो जाते हैं। तो सबसे पहले ये ब्लू डॉट्स होते हैं, फिर येलो हो जाते हैं, और येलो के बाद ये रेड हो जाते हैं। तो ये जो क्वांटम डॉट्स हैं ये नैनो पार्टिकल्स होते हैं, और इनका यूज़ कहाँ है? बेसिकली इनका यूज़ एलईडी टीवी में यूज़ होता है, और QLED जो क्वांटम एलईडी टीवी है उसमें यूज़ होता है। एलईडी लैंप में भी ये यूज़ होता है, तो जहाँ पर भी एलईडी होते हैं वहाँ पर ये यूज़ होता है। और क्वांटम डॉट्स का आविष्कार जो है ये इस्तेमाल जो किया जाता है ये कंप्यूटर स्क्रीन के लिए, मैंने भी बताया, और टीवी बनाने में किया जाता है। और एक्चुअली अभी ट्यूमर टिश्यू के लिए, एक्चुअल में जब ट्यूमर हो जाता है तो उस टिश्यू को, जो इस टिश्यू में ये ट्यूमर होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि सेल मिलकर के टिश्यू बनते हैं, तो सेल की नेक्स्ट यूनिट टिश्यू होती है। तो ट्यूमर टिश्यू को देखने के लिए भी ये क्वांटम डॉट्स एलईडी की मदद से डॉक्टर जो है उसको पता लगा सकते हैं। तो ये अभी क्या है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तो उसके माध्यम से डॉक्टर जो हैं वो किसी भी अंदर के पार्टिकल को ह्यूमन के जान सकते हैं, और उस टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। तो उसी प्रकार से क्वांटम डॉट्स जो है ये नैनो पार्टिकल्स हैं, इनका यूज़ जो है डॉक्टर लोग भी करते हैं ट्यूमर टिश्यू या किसी जो इंटरनल पार्टिकल है उसको जानने के लिए। QLED में यूज़ होता है, ये क्वांटम एलईडी बोलते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, एलईडी का मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड। और जैसे जैसे इन पर जो है रोशनी पड़ती है, जैसे जैसे जो लाइट का एमिशन होता है इन पार्टिकल्स पर, तो ये क्या होता है कि कलर्स जो हैं इनके चेंज हो जाते हैं। पहले ब्लू होते हैं, फिर येलो होते हैं, फिर रेड होते हैं। ब्लू जो है ये ब्लू पार्टिकल्स छोटे पार्टिकल्स होते हैं, येलो थोड़ा बड़े, और रेड उनसे बड़े। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। NPCI या इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड क्रॉस बॉर्डर लेन देन के लिए किस देश के अल एतिहाद पेमेंट्स के साथ समझौता करेगी? तो NPCI जैसा कि हम लोग जानते हैं कि UPI पेमेंट्स के लिए इंटरनेशनल सिनेरियो में जापान के साथ संबंध हुआ है इंडिया का, सिंगापुर के साथ भी ये हो चुका है, और अब तीसरे नंबर पर ये UPI जो है ये UAE के साथ, UAE का जो अल एतिहाद पेमेंट्स है गेटवे, उसके साथ ये समझौता हुआ है। इसमें एक्चुअली क्या है कि जो अल एतिहाद पेमेंट्स है उसको UPI से कनेक्ट किया जाएगा, और NPCI ने क्रॉस बॉर्डर लेन देन के लिए अलाउ किया है। तो इसमें जो ट्रांजैक्शंस होंगे, तो जो भी
पर्सन हैं जो यूएई में रह रहे हैं, वो लोग आराम से जो है अपना यूपीआई यूज़ करके अपने धन को हस्तांतरण कर पाएंगे और एक तरह से ट्रांजैक्शंस उनका हो पाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक क्रेडिट कार्ड स्टैक के आधार पर ये डिपेंड है। तो घरेलू कार्ड जैसे होते हैं रुपे कार्ड, तो उन पर भी ये चलेगा। और ये एमओयू जो है ये पीयूष गोयल द्वारा साइन किया गया है। पीयूष गोयल, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इनके पास है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री। 5 से 6 अक्टूबर के बीच में ये एमओयू साइन हुआ है और ये अबू धाबी में एमओयू साइन करने के लिए पीयूष गोयल वहाँ पर मौजूद थे। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। पाकिस्तान के नए नौसेना प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो शमशाद मिर्जा, ये अभी तक नौसेना प्रमुख रहे थे। उसके बाद फिर अहमद नियाजी रहे और अभी जो है नवीद अशरफ, इसका आंसर डी है, नवीद अशरफ वो नया नौसेना प्रमुख बनाया गया है। एडमिरल, वाइस एडमिरल नवीद अशरफ जो है अब एडमिरल कहलाएंगे। 1989 में इन्होंने पाकिस्तान में नौसेना में नियुक्त हुए थे, ये पाकिस्तान की नौसेना में। और उसके बाद जो है यहाँ पर इन्होंने इस्लामाबाद में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जो लोकेटेड है इस्लामाबाद में, वहाँ पर, और यूएस नेवल वार कॉलेज, यूएस नेवल वार कॉलेज, यहाँ पर इन्होंने ट्रेनिंग ली थी उसके बाद। और साथ साथ जो है ये ब्रिटेन के रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडी, रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडी, ये ब्रिटेन में संस्था है, यहाँ पर भी इन्होंने डिफेंस की स्टडी की है, वहाँ पर पढ़ाई की है। और 1989 में से ये पाकिस्तान नेवी में रहे थे। नवीद अशरफ इस समय जो है इनको एडमिरल बनाया गया है, नौसेना प्रमुख बनाया गया है पाकिस्तान का। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। किस देश के लेखक जॉन फासे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 दिया जाएगा? एक्चुअली जॉन फासे जो हैं ये नॉर्वे के लेखक हैं और लेखक के साथ साथ कवि भी हैं। गद्य और पद्य दोनों में इनका योगदान रहा है। बेसिकली इनके नाटक जो हैं, उन नाटकों में जो प्रसिद्ध नाटक है स्टैंग्ड गिटार, इसके लिए इनको ये एक उपन्यास इन्होंने लिखा था 1985 में, उसके साथ इससे प्रसिद्ध हुई उनको मिली थी। और उसके बाद इनके बहुत से उपन्यास हैं जिनमें ये फासे मिनिमलिज्म के नाम से इनकी शैली को जाना जाता है, फासे मिनिमलिज्म। इस शैली के लिए ये जाने जाते हैं और ये नॉर्वे के लेखक हैं जॉन फासे। इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है इस बार का। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। हाल ही में नरगिस मोहम्मदी को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है 2023 का। ये किस देश की हैं? तो एक्चुअली में क्या है कि नरगिस मोहम्मदी का वास्ता जो है वो ईरान से है और ईरान में ईरानी एक तरह से ये कार्यकर्ता रही हैं और सोशल एक्टिविस्ट रही हैं और इन्होंने सोशल एक्टिविस्ट रहते हुए महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है वहाँ पर, है ना। और सबसे बड़ी जो चीज़ है कि महिलाओं का उत्पीड़न जो गल्फ़ कंट्रीज़ में ज़्यादा होता है,
महिला उत्पीड़न को आवाज़ दी है इन्होंने, और उसके लिए इनको रॉयल स्वीडिश एकेडमी द्वारा शांति का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। बेसिकली क्या है कि जो भी नीतियां रहती हैं सरकार की, तो उनको जो इन्होंने जो भी नीतियां रही होंगी जो महिलाओं के विपक्ष में हैं, तो उसके लिए इन्होंने अपनी आवाज़ को मुखर किया, और साथ साथ जो है नागरिकों के मूल अधिकार के लिए ये लड़ी हैं वहाँ पर। तो मूल अधिकारों को जीवित रखने के लिए या रक्षा करने के लिए इनका योगदान रहा है। तो नरगिस मोहम्मदी नाम याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। ईरान की ये नागरिक हैं और इनको ये सोशल एक्टिविस्ट रही हैं। और साथ में ये रूसी मानवाधिकार संगठन जो है, जो ह्यूमन राइट कमीशन है रशिया का ह्यूमन राइट कमीशन, इस ह्यूमन राइट कमीशन से भी इनका अटैचमेंट रहा है। और उसके साथ साथ ये यूक्रेन के साथ भी जुड़ी रही हैं, यूक्रेन के ह्यूमन राइट कमीशन के साथ भी जुड़ी रही हैं। तो इनको 2023 का शांति में नोबेल पुरस्कार मिला है। 2022 में जो नोबेल शांति पुरस्कार मिला था वो बेलारूस को मिला, कि एक मानवाधिकार अधिवक्ता थी एलिस बाइलेत्स्याकी, उनको ये मिला था। तो इस बार जो है नरगिस मोहम्मदी को ये नोबेल प्राइज़ दिया गया है इस बार का। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? जम्मू और कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ पर ये पश्मीना क्राफ्ट है। तो एक तरह से पश्मीना ऊन भी कहा जा सकता है, उसके लिए ये इनको जीआई टैग मिला है। और ये बेसिकली है एक बसोहली पश्मीना होती है, और ये बसोहली पश्मीना ऊन का एक प्रकार है, या क्राफ्टिंग जो होती है उसके लिए बेसिकली वो अपनी सुंदरता के लिए, और ये जो है बहुत ही कोमल होती है और हल्के वजन के लिए ये प्रसिद्ध है। इसके शॉल या मुफलर या कह सकते हैं कंबल, ये सब बनाए जाते हैं। ये एक तरह से ऊन होती है। और इसके साथ साथ में ये पश्मीना, बसोहली पश्मीना कठुआ ज़िला में इसका सबसे ज़्यादा मार्केट है। कठुआ ज़िला में ये 100 साल से पुरानी 100 इयर्स ओल्ड जो है ये कला है, शिल्प कला है, और जिसको जीआई टैग दिया गया है। ठीक है। और पश्मीना, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पश्मीना जो है ये एक प्रकार की बकरी होती है, बकरी की ब्रीड होती है, तो उससे ये पश्मीना ऊन निकाली जाती है जिसको जीआई टैग दिया गया है, और ये जम्मू कश्मीर की इससे संबंधित है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। हाल ही में देश के पहला जो सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक बनाया गया है देश का, उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक ये हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया है, और ये इनोवेटिव ट्रैक विश्व स्तर पर है। तो उसका हेल्थवे नाम से ये है, हेल्थवे। इस हेल्थवे नाम से ये एक इनोवेटिव ट्रैक है, और विश्व स्तर पर अपनी इस तरह का ये दूसरा है। और इससे पहले जो है ये साइकिलिंग ट्रैक वर्ल्ड में और भी बनाए गए हैं, किंतु इंडिया में ये हैदराबाद में देश का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक बनाया जा रहा है। और इसको आउटर रिंग रोड, हैदराबाद का जो आउटर रिंग रोड है उस पर ये बनाया जा रहा है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये 24 घंटे ये ट्रैक खुला रहेगा। 100 करोड़ रुपए की लागत है इस ट्रैक की, 100 करोड़ रुपए इसमें लगेंगे।
और 16 मेगावाट के सोलर पैनल लगाए जाएंगे। और साथ में ये इसकी जो लेंथ होगी, लंबाई जो है वो 23 किलोमीटर है, इस ट्रैक की लंबाई। तो ये एक तरह से 23 किलोमीटर लंबा ये हेल्थवे ट्रैक है और ये दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला ननकरा रामगुड़ा, नानक रामगुड़ा बोल सकते हैं, नानक रामगुड़ा से टीएपीए टीएपीए वहाँ का कोई स्टेशन है तापा, और ये 8.5 किलोमीटर का है। और साथ साथ में दूसरा जो है वो 14.5 किलोमीटर का है ट्रैक, वो है कोल्लूर से नरसिंगी। ठीक है, ये 14.5 किलोमीटर का ट्रैक है। तो ये दो पार्ट में डिवीज़न किया गया है और ये ट्रैक जो है ये 23 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, विश्व का पहला ये सोलर पैनल साइकिलिंग ट्रैक बनाया गया था साउथ कोरिया में, याद रखिएगा। और साउथ कोरिया में ये बनाया गया था सबसे बड़ा, और ये सियोल से लगभग कुछ दूर पे बुसान शहर है, बुसान में ये पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक बनाया गया था साउथ कोरिया में। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। देश का पहला अत्याधुनिक अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अभी प्रधानमंत्री जी द्वारा ग्वालियर में ये अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल परिसर, ये बहुत बड़ा खेल परिसर रहेगा, इसका उद्घाटन किया गया है। और ये परिसर जो है, इस पर बात करते हैं तो ये 34 एकड़ क्षेत्र में बना हुआ है, 34 एकड़ में। और इस पर जो टोटल लागत है वो 151.16 करोड़ की लागत आई है, इसमें लागत आएगी लगभग। और इसकी जो है ये मंजूरी दे दी गई है। और इसको अटल बिहारी प्रशिक्षण केंद्र जो है ये दिव्यांग खेल परिसर है, तो वो प्रशिक्षण केंद्र विकलांग व्यक्तियों को खेल के समान अवसर प्रदान करने के लिए या उनकी प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए, तो खेल में उनको आगे लाने के लिए ये परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन की घोषणा की है? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड ये तेलंगाना राज्य में इन्होंने ये नया गठन होगा इस हल्दी बोर्ड का। तो उसके लिए भारत सरकार ने, मोदी जी ने इसको स्टार्ट करने के लिए इसे गठन की घोषणा कर दी है। और ये राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड एक्चुअली क्या है, ये हल्दी को लेकर के जो हल्दी में रिसर्च होगी, और ये बोर्ड जो है हल्दी के जितने भी गुण हैं, जो हम लोग जानते हैं कि हल्दी जो होती है वो बहुत ज़्यादा एक तरह से फ़ायदा करती है तमाम रोगों के उपचारों में, और साथ साथ जो ये हल्दी के उत्पाद हैं उनको भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो उसके रिसर्च के साथ साथ उसके डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा कि हल्दी को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, हल्दी के पौधों को किस तरीके से जो उत्पादन है हल्दी का उसको बढ़ाया जाए। टोटल जो भारत का निर्यात है 2030 तक उसको $1 बिलियन का करने का ये टारगेट रखा गया है। अब जो हल्दी उत्पाद हैं उसके साथ लोगों को जागरूक भी करना है इसको लेकर के, हल्दी को लेकर के, कि हल्दी राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर तो रहेगा ही, और साथ साथ में इसका एक टेन्योर है कि ये कितना उत्पादन जो है $1 बिलियन का उत्पादन इसको करना है, 2030 तक का ये लक्ष्य रखा गया है। तो हल्दी की खपत बढ़ाने के लिए या निर्यात बढ़ाने के लिए, साथ साथ कह सकते हैं अनुसंधान के लिए, रिसर्च के लिए और विकास के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, या हल्दी से रिलेटेड जो भी
नॉलेज है, जो लोगों में कमी है उस नॉलेज की, तो उसको कि हल्दी के जो भी गुणकारी प्रभाव हैं उनको बढ़ाने के, उनको बताने के लिए या उनसे अवगत कराने के लिए आम लोगों को ये राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया जाने की घोषणा हुई है और ये तेलंगाना में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। भारतीय रेलवे ने वंदे भारत ट्रेनों को साफ करने के लिए कितने मिनट निर्धारित किए? अभी रिसेंटली क्या हुआ कि भारतीय रेलवे जो है वो बुलेट ट्रेन, जिस तरह से जापान के बुलेट ट्रेन मॉडल है, तो उस मॉडल के हिसाब से बुलेट ट्रेन में बहुत जल्दी ही सफाई कर दी जाती है। तो उसके लिए कितना मिनट निर्धारित किया गया था, तो 4 कर्मचारी लगे और 4 कर्मचारियों ने 14 मिनट के अंदर जो है कंप्लीट वंदे भारत ट्रेन को साफ कर दिया। और ये सफाई को लेकर के ये एक्टिव नज़र आ रही थी ये रेलवे विभाग बहुत। और साथ में ये 40 मिनट मिराकल को इसको बोला गया, 14 मिनट मिराकल। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू से कि 40 मिनट के अंदर जो है एक वंदे भारत ट्रेन को पूरी तरह से साफ कर दिया गया है ना, उसमें जो गंदगी है या पॉल्यूशन है उसको हटा दिया गया। तो 14 मिनट मिरेकल ही है, एक तरह से ये मिरेकल ही है। और इसमें ये जो बेसिकली ये कौन सी वंदे भारत ट्रेन थी, तो गाड़ी संख्या 20-174 जबलपुर से रानी कमलापति वंदे भारत ट्रेन, जबलपुर से रानी कमलावती। इस ट्रेन की सफाई 14 मिनट के अंदर 4 सफाई कर्मचारियों ने की। और एक्चुअली में जो ये सफाई उस समय जो ये ट्रेन खड़ी थी, तो वो रानी कमलावती स्टेशन पर ये पूरा सफाई का अभियान चलाया गया। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना चीन और पाकिस्तान की सीमा पर तैनात करने के लिए जल्द ही कितने प्रचंड हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए एचएएल को ऑर्डर दिया जाना है? प्रचंड हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हमने सुना है, उसी तरह से लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी है, LCH। और ये एचएएल निर्माण कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत में जिस प्रकार से जो कौशल का विकास करके अपनी स्किल को इम्प्रूव करके एक तरह से जो इंडिजीनियस जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं या इंडिजीनियस इक्विपमेंट्स हैं उनको बनाया जाना, उसी क्रम में प्रचंड हेलीकॉप्टर को भी एचएएल द्वारा बनाया जा रहा है। और इसका ऑर्डर जो है वो पहले से दिया जा चुका है। और भी अभी 156 ये प्रचंड हेलीकॉप्टर का ऑर्डर इंडियन एयरफोर्स दे रहा है। तो ये इंडियन एयरफोर्स के साथ साथ इंडियन आर्मी भी इन हेलीकॉप्टर को लेगी। और बेसिकली ये 15 महीनों का टेन्योर दिया गया है कि 15 मंथ्स का, कि 15 मंथ्स में इसको कंप्लीट करना है एचएएल के द्वारा और उसके बाद जो है इंडियन एयरफोर्स को और इंडियन आर्मी को सौंपना है। इसमें इंडियन एयरफोर्स को 66 ये हेलीकॉप्टर, प्रचंड हेलीकॉप्टर सौंपे जाएंगे और 90 हैं वो इंडियन आर्मी को। अब इसमें एक चीज़ है कि इस जो हेलीकॉप्टर ये प्रचंड नाम दिया गया है, इसका कुछ फीचर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहली बात है कि 5000 मीटर की ऊंचाई पर ये उड़ान भर सकता है। बहुत बड़ी बात है कि 5000 मीटर की ऊंचाई पर ये उड़ान भर सकता है, यानी सियाचिन ग्लेशियर या पूर्वी लद्दाख की ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं उनको ये कवर कर सकता है आराम से। तो वहाँ इससे जो है चीन और पाकिस्तान की सीमा पर नज़र रखा जा सकता है, जैसे अक्साई चिन जहाँ पर है उसको और पीओके का जो बॉर्डर एरिया है उसको, है ना, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का। तो उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट ये है कि पहले ये जो प्रचंड हेलीकॉप्टर है इससे पहले जो है 15 हेलीकॉप्टरों को पहले ही
शामिल कर लिया जा चुका है। 15 हेलीकॉप्टर पहले से इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो चुके हैं। उसके अलावा ये 156 का ऑर्डर देना है। हवा से ज़मीन पर और हवा से हवा पर मार करने वाली मिसाइलों को दागने के लिए भी ये सक्षम है, और हवाई रक्षा अभियानों को, दुश्मन के हवाई रक्षा अभियानों को भी ये नष्ट कर सकते हैं। तो 164 फीट या कह सकते हैं 16,400 फीट की ऊंचाई, या कह सकते हैं हम 5,000 मीटर की ऊंचाई तक ये इजीली जो है कंफर्ट जोन में एक तरह से ऊंचाई पर ये चल सकता है ये हेलीकॉप्टर। और ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर एकमात्र दुनिया का ऐसा हेलीकॉप्टर होगा जो 5,000 मीटर की ऊंचाई पर उतर करके उड़ान भर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने प्रत्येक पंचायत में अगले 5 वर्षों में कितनी प्राथमिक कृषि ऋण समितियां गठित करने का लक्ष्य रखा है। तो ये टोटल 3 लाख समितियों का गठन किया जाएगा। इनको पीएसीज बोला जाता है, पीएसीएस का मतलब बेसिकली क्या है, जो ग्राम स्तरीय सहकारी ऋण समितियां हैं उनको ये बोला जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो एक तरह से गांव में होती हैं। तो पीएसीएस का मतलब है प्राइमरी एग्रीकल्चर ऋण समितियां, इसको कह सकते हैं, लोन सोसाइटीज़ हैं। तो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इनका नाम है। ठीक है, प्राइमरी एग्रीकल्चर, एग्री लिख देते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, है ना। ये पीएसीएस टोटल जो है 3 लाख पीएसीएस को गठन करना है पूरे इंडिया में। बेसिकली ये करेगा क्या, ये ऐसा गठन करने से होगा क्या। तो सबसे बड़ी बात जो है कि ग्राम स्तर पर जब ये होंगी तो राज्य सरकारी बैंक जितनी भी हैं, स्टेट की जो भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, तो उसको लेकर के ये एक समिति बनाई जाएगी, और ये समिति जो है ये पूरा काम करेगी इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को खोलने के लिए या गठित करने के लिए हर पंचायत में, प्रत्येक पंचायत में अगले 5 वर्षों में। तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये पीएसीएस जो है, अभी तो पीएसीएस है, और इसको बाद में जो है प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र बनाए जाएंगे, PMKSK, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र में इनको चेंज कर दिया जाएगा और उनके अंडर इनको लाया जाएगा। और साथ साथ जो है इसमें अब क्या ये बेसिकली है, तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं, डेवलपमेंट्स हो सकते हैं, क्या क्या रिसर्च हो सकती है, तो वो डेवलपमेंट्स जो हैं वो किए जाएंगे। और साथ साथ जो है जैविक जो खाद है उसको किस तरह से प्रमोट किया जाएगा। इसके साथ साथ जो फर्मेंटेड जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है उसको भी इम्प्रूव कैसे किया जाएगा। और साथ साथ जो मार्केट में, या कह सकते हैं इसकी मार्केटिंग के लिए जो भी इम्पोर्टेंट कदम उठाए जाएंगे वो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को डेवलप करके ही उठाए जाएंगे। तो बेसिकली पीएसीएस जो है ये जिला केंद्रीय सहकारी बैंक है या फिर राज्य सहकारी बैंक है, या कह सकते हैं कि इसमें ये पीएसीएस को जैसे राज्य के अंडर राज्य में रहती हैं, और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ठीक है, सहकारी समितियां होती हैं। एक तरह से सहकारिता का मतलब ही होता है कि 3-4 लोग मिल करके कोई छोटा सा उद्योग स्टार्ट करें, या सहकारिता का मतलब यही होता है उस उद्योग को एक दूसरे का मदद करके उसको आगे बढ़ा ले जाना ही सहकारिता है। तो जो पहली पीएसीएस का गठन किया गया था उस समय, वो 1904 में फर्स्ट टाइम पे गठन किया गया था पीएसीएस का। और ये कृषि उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, और मैंने जो बताया कि किसानों को लघु और मध्यम अवधि के लिए ऋण प्रदान करना इसका बेसिकली एक मोटो है, ऑब्जेक्टिव है।
और साथ साथ ये जो है जो भी एग्रीकल्चर्स में डेवलपमेंट हो रहे हैं उनको भी बताना है, जैविक कृषि को भी बढ़ावा देना है, जैविक खाद को भी, नीम कोटेड यूरिया है या फिर जो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है उसको इम्प्रूव करना है। और साथ साथ में बचत योजनाओं को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। और विपणन कह सकते हैं या मार्केटिंग कह सकते हैं, हिंदी में विपणन कहा जाता है मार्केटिंग को, उसकी सुविधा प्रदान करेगा और उचित मूल्य पर जैसे कृषि उत्पादों को बिक्री हो सके या प्रिक्योरमेंट प्राइस जो है वो प्रिक्योरमेंट प्राइस को लेकर भी ये जो प्राथमिक कृषि ऋण समितियां होंगी, ये PACS होंगी, ये एक्टिव रहेंगी और उन पर भी ये किसानों को प्रिक्योरमेंट प्राइस जो है वो दिलाने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगी। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन बस, ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन बस का मतलब है वाटर एंड एयर बस, पानी और हवा से चलने वाली ये बस है, इसका शुभारंभ किया है। तो ये नई दिल्ली में ये शुभारंभ किया गया और ये हरदीप सिंह पुरी जो हैं इनके द्वारा ये शुभारंभ किया गया। और हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं और साथ साथ में पेट्रोलियम के साथ साथ जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री इनके पास है, नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं ये, ठीक है। इनके द्वारा ये पहली ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन बस का शुभारंभ किया गया और इंडिया जो है आगे 2 दशकों में 25% एनर्जी जो होगी इंडिया की वो रिन्यूएबल सोर्स से होगी, तो एनर्जी डिमांड वाला देश कहा जाएगा, ठीक है, एनर्जी डिमांड। और जैसा कि हम लोग जानते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब है नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाते हैं, ऐसे ऊर्जा संसाधन। तो इसमें ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपोर्टेशन में इंडिया जो है भविष्य में बहुत इम्प्रूव कर सकता है और 2050 तक बोला जा रहा है कि ये हाइड्रोजन डिमांड जो है ये बढ़कर 4 से 7 गुना हो जाएगी, जो कि 500 से 800 मैट्रिक टन होने की उम्मीद जताई जा रही है। घरेलू हाइड्रोजन की डिमांड भी बढ़ेगी और 25 से 28 मैट्रिक टन जो है ये, जैसा कि मैंने बताया कि इस समय है, और उसके बाद फिर 500 से 800 मैट्रिक टन तक ये इसको ले जाया जाएगा 2050 तक। तो अभी जो है फोकस्ड है पूरी तरह से कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चलाया जाए, किस तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन जो है उसको एज ए फ्यूल यूज़ किया जाए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है इसको विश्व का ईंधन भी भविष्य का ईंधन भी बोलते हैं, तो इसीलिए इसको हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन बोला गया है कि ये इससे जो है ये जो फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन बस जो है चलाई गई है, तो ये एक तरह से ये एक्सपेरिमेंटल तौर पे चलाई गई है और उसके बाद जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा पूरे देश में। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। किस राज्य ने हिमाचल प्रदेश राज्य के राहत कोष में 10 करोड़ रुपए का दान दिया है? तो केजरीवाल सरकार ने, दिल्ली केजरीवाल सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य को राहत कोष दी है 10 करोड़ रुपीस। ये बेसिकली क्यों ऐसा किया गया, तो अभी जो हिमाचल प्रदेश में जैसे भारी बारिश हुई थी, तो भारी बारिश के कारण वहाँ का जो जनजीवन था वो अस्त व्यस्त हो गया था, ठीक है। और साथ साथ में वहाँ पे जो भी हानियाँ हुई थी उसको लेकर के दिल्ली सरकार ने 10 करोड़ रुपए का दान हिमाचल प्रदेश सरकार को दिया। और हिमाचल प्रदेश सरकार के जैसा कि चीफ मिनिस्टर हम लोग जानते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, और भारी बारिश के कारण जो तबाही हुई उसको एक तरह से फिर से हिमाचल प्रदेश के उन क्षेत्रों को बसाने के लिए राहत कोष के रूप में दिल्ली सरकार ने 10 करोड़ रुपए दान में दिए, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। हाल ही में पूरे भारतवर्ष में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस समय जो है प्रयागराज में ये भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया
और संगम क्षेत्र में जो है देश की सुरक्षा में लगे थे लड़ाकू विमान, तो उन्होंने भी अपना कर्तव्य दिखाया। और साथ साथ जो है बमरौली जो वायुसेना का केंद्र है वहाँ पर प्रयागराज में, वहाँ पर ये वायु योद्धाओं की परेड भी हुई थी। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS प्रेजेंट रहे थे यहाँ पर, जनरल अनिल चौहान, जिनको बनाया गया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जनरल अनिल चौहान। इन्होंने भी यहाँ पर मतलब रहे थे ये। और वायुसेना प्रमुख जो एयर चीफ मार्शल हैं VR चौधरी, वो भी प्रेजेंट रहे थे। ये इम्पोर्टेंट है, एयर चीफ मार्शल, ACM बोल दीजिए। तो ये इम्पोर्टेंट है कि ये भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को कहाँ मनाया गया, तो ये प्रयागराज में, यहाँ पे YAG होना चाहिए, ठीक है ना, प्रयागराज में, प्रयागराज। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। भारतीय मूल के प्रोफेसर डॉक्टर जोयिता गुप्ता को किस देश के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जोयिता गुप्ता जो डॉक्टर हैं, इनको नीदरलैंड के सर्वोच्च देश का, नीदरलैंड का जो भी सर्वोच्च सम्मान होता है उससे इनको नवाजा गया है। और बेसिकली विज्ञान के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है, जो डॉक्टर जोयिता गुप्ता का। डॉक्टर जोयिता गुप्ता बेसिकली इनको, ये जो नीदरलैंड का जो हाईएस्ट ऑनर है उसको वहाँ का नोबेल प्राइज़ बोला जाता है नीदरलैंड का। और इसके लिए इनको $1.5 मिलियन अमाउंट जो है वो उनको पुरस्कार राशि के रूप में दिया गया है, $USD है ना। और शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में भी इनका के लिए ये दिया जाता है, नीदरलैंड का जो हाईएस्ट ऑनर है। और वहाँ के जो संस्कृति मंत्री हैं या शिक्षा मंत्री हैं जो रॉबर्ट डिसग्राफ हैं, तो रॉबर्ट डिसग्राफ ने उनको ये भेंट किया है, डिसग्राफ। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि 1995 से प्रतिवर्ष ये प्रदान किया जा रहा है। और ये पुरस्कार पाने वाली ये 12वीं महिला है, 12th वुमेन है, या 12वीं शोधकर्ता कहिए, शोधकर्ता हैं, 12वीं रिसर्च फेलो हैं। 1995 से ये पुरस्कार जो है ये दिया जा रहा है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है इस पुरस्कार को लेकर के कि इस पुरस्कार का नाम क्या है, तो ये स्पोनेंजा अवार्ड बोला जाता है। स्पोनेंजा अवार्ड कहाँ का अवार्ड है? ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कहाँ का है? नीदरलैंड का। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नीदरलैंड का पहले नाम क्या था? डच लोग आए थे यहाँ पर, तो हॉलैंड नाम था इसका नीदरलैंड का। और डच में जो हाउथमैन आया था उसने सबसे पहले मसूलीपट्टम में, इंडिया में डचों की फैक्ट्री लगी थी। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। किस देश ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल बनाई है? परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल ये रशिया ने डेवलप करी है। और इस मिसाइल का नाम है ब्यूरवेस्टनिक। अब ये ब्यूरवेस्टनिक जो मिसाइल है इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। और ये क्रूज मिसाइल है, क्रूज मिसाइल बेसिकली वो मिसाइल होती हैं जो लक्ष्य भेदी होती हैं, यानी 100% जो है उनका लक्ष्य जो है पूरी तरह से ये उसको भेदती हैं, वो क्रूज मिसाइल कही जाती हैं। और ये कम दूरी की मिसाइल होती हैं। और दूसरी चीज़ जो इंडिया में क्रूज मिसाइल है वो ब्रह्मोस है ना। तो ब्रह्मपुत्र नदी और वहाँ पे मस्कवा नदी को मिल करके ये ब्रह्मोस बना है, जो रशिया की
के साथ में जो एग्रीमेंट हुआ उसके साथ जो ये बनाई गई रशियन इक्विपमेंट भी उसमें लगे हुए हैं ब्रह्मोस में। और इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ये आईसीबीएम जो होती है वो अग्नि है, या पृथ्वी से स्टार्ट हुई, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, उसके बाद अग्नि 1 2 3 4 5 है, तो अलग अलग अग्नि है। ठीक है, तो उसी तरह से जो रूस ने ये परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल ब्यूरवेस्टनिक, इसका परीक्षण किया है। पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो रसिया के पास सबसे ज़्यादा एटॉमिक पावर या फिर परमाणु ऊर्जा की शक्ति है। और कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी CTBT जो है ये उसके अनुमोदन को जो है रद्द कर रहा है एक तरह से। CTBT ने ये प्रिवेंटिव एक्शन है कि कोई भी जो है ये देश परमाणु जो भी मिसाइल है या फिर हथियार है उनको नहीं बनाएगा। परंतु इसको जो है ये संधि जो है एक तरह से, ये ट्रीटी जो है, इसको रशिया ने इस परीक्षण के बाद से इस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तो CTBT संधि जो है ये एटॉमिक मिसाइल्स हैं उनको रोकता है, कि उनका परीक्षण को रोकता है कि इनको नहीं बनाए जाएंगे। परंतु अभी भी ये जारी है विभिन्न देशों द्वारा। और UN ने ये CTBT पास किया था 1945 से 1996 तक जो है 2000 परमाणु परीक्षण किए जा चुके थे। उसके बाद ये CTBT एक्ट में आया था। तो इस समय अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक पावर वाला देश कौन सा है, तो वो रशिया है नंबर 1 पर, जिसके पास टोटल 6500 परमाणु हथियार हैं। दूसरे नंबर पर USA आता है जिसके पास 1032 परमाणु हथियार हैं। तीसरे नंबर पर चाइना आता है जिसके पास 350 हथियार हैं, परमाणु हथियार हैं। और चौथा जो है या परमाणु मिसाइल है पाकिस्तान है जिसके पास 165 हैं। और 5वें नंबर पे इंडिया है जिसके पास, या भारत है जिसके पास 156 मिसाइल्स हैं। तो ये पूरा डाटा जो है ये बताता है कि रशिया कितना बड़ा वो जाइंट है एक तरह से मिसाइल्स का, परमाणु हथियारों को लेकर के। और 6500 में उसके पास सक्रिय अवस्था में, जिसको कह सकते हैं कि बिल्कुल एकदम तैयार रहते हैं, वो 1600 सक्रिय हैं। 1600 जो है इनमें सक्रिय हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। RBI ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत बरकरार रखा है? रेपो रेट जो है ये 6.5% पर बरकरार रखा है इन्होंने। रेपो रेट बेसिकली क्या होता है कि RBI जिस रेट पर अन्य बैंकों को जो लोन देती है उस पर वो जो लगा हुआ रेट है उस पर जो ये ब्याज दर लगती है, इसको रेपो रेट बोला जाता है। और इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए, मुद्रास्फीति के कंट्रोल के लिए 2 चीज़ें होती हैं एक्चुअली। एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति इसको बोलते हैं, और ये मॉनेटरी पॉलिसी RBI जारी करता है हर साल। और ये एक तरह से जो कह सकते हैं कि ये एक छोटा उपाय है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का। और दूसरा जो है फिक्साल पॉलिसी है। फिक्साल पॉलिसी ये कौन जारी करता है? फिक्साल पॉलिसी जो है ये वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको देखती है, जिसमें बजटीय घाटा भी होता है, राजस्व कर भी होते हैं, गैर राजस्व भी होता है, पूंजीगत व्यय भी होता है, सभी होते हैं। मॉनेटरी में रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, CRR है, SLR है, बैंक रेट है। इनको चेंजेस करके RBI जो है इन्फ्लेशन पर कंट्रोल करता है। ठीक है, तो जैसे अगर ये रेट बढ़ा देगा, रेपो रेट बढ़ा देगा, तो इसका मतलब है जो बैंक हैं उनको जो है ऋण देने की जो उनकी पावर है उसमें कमी आएगी। तो इस तरह से जो है जब भी ऐसा होता है कि रेपो रेट बढ़ाया जाता है RBI के द्वारा या रिवर्स रेपो रेट बढ़ाया जाता है, तो उससे जो
लोन देने की जो शक्ति है बैंक की वो कम होती है, और जिससे को कि एक्चुअली में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ये किया जाता है। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होती है और दूसरी होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो उसको लेकर के ये जो कॉस्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन है उसको ये कंट्रोल करती है। तो 6.50 रेपो रेट रहने का ये इन्होंने 20% का दर जो है यही रखी है। और अभी जो है आरबीआई ने जो रेपो रेट में पहले से ही ये रहा था, और जो महंगाई दर है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो 6.2% से बढ़ा करके 6.4% कर दिया है। ये प्राइस इंडेक्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया है। उसी प्रकार से तीसरी तिमाही में जो सीपीआई है थर्ड क्वार्टर में वो 5.7 से 5.6 हो गई है, और फोर्थ क्वार्टर में ये 5.2% रहने का अनुमान है। ठीक है, महंगाई दर 5.2% रहने का अनुमान जताया गया है सीपीआई का। ठीक है, महंगाई दर चौथे क्वार्टर में। उसके बाद आरबीआई ने जो है बुलेट रिपमेंट स्कीम जारी करी है। तो बुलेट रिपमेंट स्कीम क्या है? बुलेट रिपमेंट स्कीम बेसिकली ये जो स्कीम है ये गोल्ड लोन को लेकर के है। अब गोल्ड लोन में क्या है कि जो गोल्ड लोन की सीमा थी एक तरह से कोऑपरेटिव बैंक्स की, वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की, यूसीबीज की, ठीक है, ये जो सीमा थी एक तरह से 2 लाख थी। 2 लाख तक रुपए तक का ये गोल्ड लोन दे सकते थे। अब इसको बढ़ा करके दोगुना कर दिया गया है, 4 लाख कर दिया गया है। ठीक है, 4 लाख कर दिया गया। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। पंजाब के नए महाधिवक्ता कौन नियुक्त हुए हैं? जब से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आई है तब से वहाँ के जो सॉलिसिटर एडवोकेट जनरल हैं, माफ़ कीजिएगा, एडवोकेट जनरल हैं, तो पंजाब के एडवोकेट जनरल 3 एडवोकेट जनरल बदल चुके हैं। पहले तो ये अनमोल रतन सिद्धू थे, वो थे। उनके बाद विनोद घई आए, और विनोद घई के बाद में अभी गुरविंदर सिंह गैरी बदल के गुरविंदर सिंह गैरी जो हैं ये महाधिवक्ता नए नियुक्त किए गए हैं। तो विनोद घई जी ने इस्तीफ़ा दिया, उसका कारण यही था कि इनके पास जो है एक तरह से व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफ़ा दिया ऐसा माना जा रहा था, लेकिन रियलिटी ये है कि ये कहीं ना कहीं पे इन ब्लैक मनी में लिप्त पाए गए। या 13,000 से अधिक जो पंचायतें हैं उनको भंग करने से संबंधित अधिसूचनाओं को वापस लेने के लिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में सरकार की शर्मिंदगी हुई, जिसके कारण इनको इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद गुरविंदर सिंह गैरी को बनाया गया है, और संवैधानिक सेवा और आपराधिक कानून में ये व्यापक विशेषज्ञता रखते हैं। आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने से पहले मैंने बताया कि 3 ये एडवोकेट जनरल चेंज हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि किस बैंक ने वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल हेड हैंड डिवाइस MHD मोबाइल हेड हैंड डिवाइस इसको पेश किया है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये डिवाइस को इंट्रोड्यूस किया है। और ये जो डिवाइस है ये बेसिकली क्या करेगा, ये बैंकिंग सर्विसेज है जिसको बढ़ावा देने के लिए किया गया है। तो बैंकिंग सर्विसेज में क्या आती हैं? सबसे पहला जो है लेन देन आता है, तो जितना भी ट्रांजैक्शन है उनको ये इससे किया जा सकेगा इस डिवाइस से, पहला बात। ठीक है, ट्रांजैक्शंस। दूसरी बात है कि इसके द्वारा फंड ट्रांसफ़र भी किया जाएगा, है ना, फंड ट्रांसफ़र। तीसरा जो इम्पोर्टेंट फीचर है इसमें कि कैश विड्रॉल इसके माध्यम से निकाल सकेंगे, कैश डिपॉजिट भी कर सकेंगे, और साथ में फंड ट्रांसफ़र मैंने बताया मिनी स्टेटमेंट को भी निकालने में ये जो डिवाइस है ये काम आएगा। बेसिकली ये किन के लिए निकाला गया है? तो पहले
चीज़ जो है ये दिव्यांगजन जितने भी हैं कि ऐसे कस्टमर को फेस करेगा जो एक तरह से सीनियर सिटीज़न है और दिव्यांग है। सीनियर सिटीज़न एंड सेकंड जो है वो दिव्यांग बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य के याक चुरपी को जीआई टैग मिला है? याक चुरपी क्या है? याक चुरपी, चुरपी का मतलब होता है यहाँ पे, ये याक जो है ये ठंडे मौसम में ठंडी जगहों पे रहता है। ठीक है, और याक का जो दूध होता है उस दूध से पनीर बनाया जाता है, उसी पनीर को कहा जाता है चुरपी। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये जो चुरपी याक चुरपी है ये अरुणाचल प्रदेश में, मैंने कहा कि ठंडी जगहों पर या ऊंचाई वाले इलाकों में बोल सकते हैं इसको, ये दूध से तैयार किया जाता है। एक विशेष प्रकार का पनीर होता है ये, और उसके लिए इसको जीआई टैग मिला है अरुणाचल प्रदेश के इस पनीर को कि इस तरह का पनीर केवल अरुणाचल प्रदेश में ही पाया जाता है। और ये एक तरह से बहुत पुरानी जो प्रथा है वहाँ की कि इस पनीर को जो है वो पर्टिकुलरली अरुणाचल प्रदेश के लिए ही ये पनीर जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश के लिए। और ये बेसिकली प्रोटीन इसमें होती है, तो साथ साथ जो है प्रोटीन से भरपूर होता है। और ये जो ठंडे और पहाड़ी क्षेत्रों में ये आदिवासी याक जो चरवाहे होते हैं, तो याक के का जो दूध होता है उससे ये पनीर निकलता है। ठीक है, तो उसके लिए ये इसको जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है? तो हमारा देश, हमारा भारत महान, हमारे देश को ही AIBD इंडिया, सॉरी एशिया, AIBD बोलते हैं इसको, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग एंड डेवलपमेंट। तो ए से एशिया पैसिफिक होता है, आई से इंस्टीट्यूट, फिर ब्रॉडकास्टिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, और इसकी जनरल कॉन्फ्रेंस अभी रिसेंटली इंडिया में होने जा रही है। और ये इंडिया 2 बार इसका अध्यक्ष पहले से बन चुका है। ये तो ये तीसरा कार्यकाल है लगातार, है ना, लगातार तीसरा कार्यकाल इसका प्रारंभ होने जा रहा है इंडिया का। तो अभी जो है 18 से 21 बना था, 2018 से 21 तक 3 साल के लिए, फिर उसके बाद 21 से 23 तक, और अभी जो है ये 2023 से प्रारंभ हुआ है, तो 23, 24, 25 तक चलेगा, ये 26 तक रहेगा। ठीक है, कार्यकाल इनका। तो इंडिया को AIBD का चेयरमैन बनाया गया है। अब इसमें AIBD यूनेस्को के तत्वाधान में 1977 में ये स्थापित किया गया था। इस संगठन में वर्तमान में 44 देश हैं मेंबर, 44 कंट्रीज़ जो हैं इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं। ठीक है, मेंबर्स हैं। और इन 44 मेंबर कंट्रीज़ में एशिया से भी आते हैं, और पैसिफिक, यूरोप, अफ्रीका, अरब कंट्रीज़, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के भी देश शामिल हैं टोटल। बेसिकली ये क्या है कि ब्रॉडकास्टिंग एंड डेवलपमेंट को लेकर के इंस्टीट्यूट है। तो ये प्रसार भारती जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि निकाय है। ठीक है, PIB का, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का ये प्रतिनिधि निकाय है। तो इसका सम्मेलन जो है ये 21वां सम्मेलन भारत में होने जा रहा है। और गौरव द्विवेदी जो प्रसार भारती के अध्यक्ष हैं, या कह सकते हैं कि प्रसार भारती के CEO हैं, गौरव द्विवेदी, इनको ही एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग एंड डेवलपमेंट का चेयरमैन माना जाता है, या बने हैं ये। तो अभी हाल ही में जो बैठक एक ली गई थी 2023 में, अभी में, और ये बैठक हाल ही में संपन्न हुई। और
मॉरिशस के पोर्ट लुइस में। पोर्ट लुइस में, ठीक है। सम्मेलन का उद्देश्य व्यक्तिगत क्या है कि ऐसी नीतियां बनाना और ऐसी जो संसाधन का विकास करना जिससे कि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को और बढ़ावा मिल सके। इस चीज़ के लिए AIBD का चेयरमैन जो है वो इंडिया बना है लगातार तीसरी बार। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं और ये आखिरी न्यूज़ है आज की कि हाल ही में किस बैंक के चेयरमैन का कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है अभी, ठीक है। तो इनका कार्यकाल जो है 6 अक्टूबर को ख़त्म हो रहा था, उनको एक्सटेंड करके जो है अगस्त 2024 तक उनको अभी ये रहेंगे चेयरमैन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। कौन है? दिनेश कुमार खारा, ठीक है, दिनेश कुमार खारा। इनका टेन्योर जो है ये बढ़ा दिया गया। तो आज की करंट अफेयर्स को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। GS तैयारी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। GS तैयारी प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है हमारा, जो तैयारी कराता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, ख़ास तौर से जो यूपी से रिलेटेड हैं और SSC है, साथ में UPSC है, ठीक है, या अदर रेलवे से रिलेटेड है। तो ये सभी जो तैयारियां कराते हैं उसमें क्या है कि हमारा एक ऐप है जो एक GS तैयारी के नाम से है और दूसरा जो है GS तैयारी एग्ज़ाम पोर्टल है। GS तैयारी ऐप और GS तैयारी एग्ज़ाम पोर्टल, इन दोनों ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और उसके बाद जो भी करंट अफेयर्स इसमें आती है डेली अपडेशन होता है उसका। जो पेड कोर्सेज़ हैं उनकी वीडियो क्लासेस होती हैं, चाहे वो PET का हो या अदर किसी या UPPCS का हो, या फिर अभी हाल ही में निकली है ROA की जो भर्ती है, ROA की भर्ती निकली है, तो उसमें उसका भी ये पेड क्लासेस वहाँ पर होती हैं। बाकी यूट्यूब पर करंट अफेयर्स की क्लास जारी रहेगी और ये करंट अफेयर्स की यूट्यूब की जो क्लास है लाइव क्लास होने जा रही है कल से 9 अक्टूबर से। लाइव क्लास जो है रात के 9 बजे डेली हुआ करेगी। करंट अफेयर्स की यूट्यूब चैनल है हमारा यही GS तैयारी, जिसके माध्यम से आप तक मैं जो भी इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल है उसको पहुंचाता हूं। उसके साथ साथ gstayari.com को विज़िट कीजिए। वहां पर एडिटोरियल्स एंड ओपिनियंस है, जो भी द हिंदू की या इंडियन एक्सप्रेस की, उसका हिंदी वर्ज़न भी अवेलेबल है। साथ साथ में जो भी टेस्ट सीरीज़ हैं वो भी अवेलेबल हैं और MCQ के साथ साथ कोर्सेज़ के साथ साथ ये डिस्कशन भी, प्रॉपर डिस्कशन जो 1-to-1 डिस्कशन भी किया जाता है, और ताकि जो है ये बीच बीच में आप लोग की जो भी समस्याएं हैं उसको किस तरह से सॉल्व आउट किया जाए स्टडी को लेकर। सबसे बड़ी बात जो है एक और चीज़ है कि टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल जो है वो GS तैयारी के नाम से, GS तैयारी 9 के नाम से है। तो आप इकट्ठा GS तैयारी 9 डालेंगे तो टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।